Rebecca Aga this side, and with me Siddhant Singh is also here, and he got 800 out of 800 in CUET 2023, and currently he is placed in SRCC, which is one of the topmost college of the whole Asia for BCom honors. So Siddhant, कैसा लग रहा है आपको? जब बेसिकली रिजल्ट आया एंड जब मैंने देखा कि श्रीराम अलॉट हुआ है मुझे, आई वॉज वेरी हैप्पी. मैं बहुत खुश था, इतना खुश था कि आई वॉज लाइक डांसिंग. Okay. मेरे पापा को जब मैंने बताया तो ही वॉज लाइक, दैट टाइम ही वॉज इन ऑफिस, तो उन्होंने तो उसी समय पूरे ऑफिस में मिठाई बिठवा दी. अरे वाह, that's great. मम्मी मेरी बहुत खुश थी और फिर उस रात बहुत मज़ा आया. बहुत मज़ा आया. तो ऐसा कुछ था क्या सिद्धांत की, मतलब जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि नहीं ये मेरा ड्रीम कॉलेज है, मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मुझे यहाँ पे जाना है. हालांकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बोस्ट में बोल देते हैं कि ये मेरा बचपन से ड्रीम था. क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ रहा है? बचपन से मेरा ड्रीम नहीं था, क्योंकि कॉमर्स मुझे लेनी नहीं थी. 10 तक तो बिल्कुल नहीं लेनी थी, बट कुछ हो गया, मैंने कॉमर्स ले ली, 12th भी कर ली. फिर जब CUET का प्रिपरेशन का समय आया, देन आई गॉट टू नो अबाउट SRCC. मेरे दोस्त ने बताया कि भाई एक कॉलेज है SRCC, बेस्ट कॉलेज है, एशिया का नंबर 1 है, और यहाँ पे अगर एडमिशन हो गया तो लाइफ सेट है. तो मैंने कहा यार 50 दिन है, अब 50 दिन पढ़ लो और SRCC चले जाओ, या तो फिर अगर नहीं पढ़ोगे तो 4 साल फिर किसी भी कॉलेज में ऐसे टाइम पास करो. तो या उसने मुझे बताया, फिर मैंने SRCC के लिए पढ़ना शुरू किया. स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका SRCC में एडमिशन करा सकता है और या तो आपको उस रेस से बाहर कर सकता है. तो ऑफ कोर्स इंग्लिश कैन बी अ गेम चेंजर, क्योंकि आई बिलीव जब आप डोमेन पढ़ते हो तो डोमेन की ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा रहती है, बट कहीं ना कहीं एनसीईआरटी पढ़ने की वजह से जो 12th वाला सिलेबस होता है वो काफ़ी हद तक CUET में पूछा जाता है. सो आपने डोमेन की प्रिपरेशन ही सिर्फ करना ज़रूरी समझा, या फिर आपको इंग्लिश की भी रिक्वायरमेंट पड़ी? लुक, जैसे कि अगर मैं परसेंटेज में डिवाइड करूं तो मैंने इंग्लिश के लिए 60% तैयारी की, डोमेन्स के लिए 40%, क्योंकि लाइक डोमेन सब पढ़ते हैं, डोमेन में सब अच्छा कर लेंगे. 2 साल बच्चों ने डोमेन पढ़ी है. अब गेम क्या चेंज करता है, वो इंग्लिश है. इंग्लिश में बच्चों के मार्क्स कटते हैं क्योंकि उन्होंने शुरू से पढ़ी नहीं होती है, और फिर रोते हैं बाद में. अच्छा, बाद में रोते हैं. सो व्हाट वाज योर कॉट? बिकॉज सी ऐसा होता है ना कि कई बार जैसे अभी CUET 2022 की बात करें, अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहा होगा तो वहाँ पर एक्टिव पैसिव नरेशन ऐसे कोई टॉपिक्स नहीं आए थे. एंड एज यू सेड, आपने मुझे बताया था कि आपका पेपर 21st को पड़ गया था. सो कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए, ऑल ऑफ द सडन ये सिलेबस चेंज हो गया, और फिर कैसे, मतलब कैसे आपने इस पैनिकनेस को अपने आप से दूर किया होगा, क्योंकि आपने बोला कि इंग्लिश वाज अ फियर फॉर यू. तो इंग्लिश का जो एग्ज़ाम डेट आए थे बच्चों के सबके डोमेन्स और इंग्लिश, तो मुझे 3-4 दिन पहले पता चला कि 21st को एग्ज़ाम है. तो मेरे पास उड़ती उड़ती खबर आई कि पहले के कुछ पेपर्स आसान होते हैं. तो मैं तो बहुत खुश था कि अच्छा हुआ भगवान ने पहले कर दिया, फिर डोमेन पे फोकस करेंगे. और मैं बहुत एक्साइटेड था इंग्लिश के लिए. आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मैं फुल स्कोर करूँगा. लेकिन जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा, मेरे सामने क्वेश्चंस आए, तब तो लाइक मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि ये क्या दे दिया यार. इंग्लिश में वो कैब ही थी पिछले साल, ग्रामर थी नहीं, और इस साल पूरी ग्रामर है. तो आई वॉज लाइक, मैं ब्लैंक आउट हो गया था. मैं क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहा था कि मुझे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मैं खाली क्वेश्चंस स्किप कर रहा था कि भाई ग्रामर कितनी है, देखो कितनी वो कैब है, उसको ट्राई करेंगे. बट एट द एंड जब मैंने देखा कि सब ग्रामर ही है, तो आई वॉज लाइक कि भाई गया SRCC. द फर्स्ट थॉट वॉज SRCC गया. बट मैंने 1 मिनट के लिए हेड डाउन कर लिया कि भाई अब क्या करें, अब या तो दे दो या तो फिर देखते हैं क्या होता है. तो मैंने बस भगवान का नाम लिया एंड आई स्टार्टेड अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस. धीरे धीरे क्वेश्चंस किए, हो रहे थे. क्योंकि मतलब इजी लग रहे थे. हाँ, क्योंकि मेरी दीदी ने कहा था मुझसे कि यार ग्रामर तू पढ़ ले, क्योंकि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट. तो मैंने ग्रामर थोड़ी बहुत पढ़ी थी, उसी टाइम में पढ़ी थी, ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि आने वाला है ग्रामर. बट एक्चुअली बचपन से भी सब पढ़ते हैं, तो थोड़ी बहुत नॉलेज थी, बेसिक नॉलेज थी मुझे. मैं बहुत कोई हाई फाई इंग्लिश में नहीं हूँ. वो कैब मेरी बहुत अच्छी हो गई थी एट द एंड, बट ग्रामर नहीं थी अच्छी. बट बेसिक नॉलेज थी, उसकी वजह से आई स्टार्टेड अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस. और सबसे मेन फैक्टर क्या होता है ना कि 50 क्वेश्चंस होते हैं
और 40 अटेम्प्ट करने हैं, तो तुमको कौन से 40 अटेम्प्ट करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिद्धांत, इन मीनवाइल आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन। जैसे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, राइट? तो सीबीएसई बोर्ड मतलब अगर सपोज अगर किसी बच्चे ने बेसिक पढ़ा हुआ है ना, तो फर्स्ट टू 10 चलो ठीक है ग्रामर पढ़ लेते हैं, लेकिन सीबीएसई में जब बच्चा आता है तो उसको 11 12th में बिल्कुल भी नहीं मिलती इंग्लिश। तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे जो बच्चे एक्चुअली में मतलब इंग्लिश इज लाइक अ टॉपिक जो बच्चा बिल्कुल उसके आउट ऑफ कंट्रोल रहता है वो, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि उन्हें स्टार्टिंग से पढ़नी चाहिए इंग्लिश या नहीं, उन्हें लास्ट मोमेंट पे इसको फॉलो करना चाहिए? डोमेन्स के लिए सब पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों के 600 आउट ऑफ 600 आने वाले हैं, और इंग्लिश है जिसमें सबके नहीं आने वाले हैं, बहुत एक फैक्ट है ये। तो अगर आप लोग के पास बहुत टाइम है, आपके पास पूरा साल है, मेरे पास 40 दिन थे, और मुझे पता था कि मेरे पास पूरा साल है, लेकिन मैं नहीं पढ़ रहा था क्योंकि मेरा CUT देने का कोई प्लान नहीं था। अच्छा, सो व्हाट वाज योर प्लान? सो आई वांटेड टू डू CA, मैं घर पे बैठ के CA करता, बट एट द एंड पापा ने मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया और कहा कि दे दे, क्या करना है। तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। आपके पास पूरा साल है, आप इंग्लिश को समय दो, 1 घंटे रोज समय दो, ग्रामर पढ़ो, वोकैब पढ़ो, मैम पढ़ाएंगी, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मैंने भी इन्हीं से पढ़ी है, दिन रात इनकी वीडियो ही चलती थी मेरे यूट्यूब पे। अच्छा, ये सच्ची वाला है। हाँ। बिल्कुल सच्ची वाला है। तो कैसे हेल्प किया अडर 24/7 ने? मतलब जैसे आप बोल रहे हो, तो जिस हिसाब से मैं आपका देख रही हूँ अभी, देखो अभी सिद्धांत है सेइंग कि मैं इंग्लिश का पेपर देख करके डर गया था, बट अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश का पेपर आ रहा है और फिर आप अगर देख करके डर जा रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। पेशेंस मुझे लगता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा की सक्सेस बनता है आपके लिए। अगर आप आराम से पेपर को पढ़ रहे हो और आप धीरे धीरे उसे सॉल्व कर रहे हो तो आपको लगने लगता है कि नहीं क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक पल के लिए तो आप ब्लैंक आउट हो जाते हो, लेकिन फिर आपका लगता है नहीं 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 हो जाएगा। तो सिद्धांत, अभी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपका कैट्स कैसा था? मतलब आपके 12th में कितने परसेंटाइल आए थे? 12th में मेरे 96% थे। ओके, 96% था। तो आपके लिए तो लाइक आप बोल रहे हो कि मैंने 50 डेज ही प्रिपरेशन किया क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था CUT देने का, पापा एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर गए यहाँ पर। तो आप ये बताओ, आपका कैट्स अच्छा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बच्चे आपको देख रहे होंगे वो दोनों ही तरह के होंगे, जिनका ऑब्वियसली ये कैट्स अच्छा होगा, 12th में अच्छे मार्क्स आने वाले होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका कैट्स अच्छा नहीं है। तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं दोनों के लिए ही बोल रही हूँ कि दोनों को ही आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि अगर वो CUT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो कैसे वो बैलेंस करेंगे इसको? एकेडमिक्स के लिए क्या है कि NCERT इज़ योर भगवत गीता। NCERT पढ़ लो, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। कम से कम मैं तो कह रहा हूँ 1 साल है, कम से कम 50 बार रीडिंग लगा लो हर बुक की। रीडिंग लगाते रहोगे तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि MCQ जो है ना, ये MCQ पेपर जो है, ये बीच के लाइन से कुछ भी पूछ देगा, कोई भी वर्ड दे देगा। और द मेन फैक्टर वॉज कि मैंने NCERT नहीं पढ़ी थी 12th में, मैं बहुत फ्रैंक बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल में पढ़ाई नहीं गई, साइड बुक्स चलती थी। तो मेरे को तो बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि फिर बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी के लिए उतनी ज़रूरी नहीं है, बट इन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास तो बुक भी नहीं थी NCERT की, तो मैंने तो लैपटॉप में PDF से पढ़ा है। इतनी बार मैंने रीडिंग लगा ली कि NCERT रट गई थी मेरे को। और अगर इंग्लिश की बात करें तो आई सेड बिफोर, इंग्लिश के लिए मैम से पढ़िए, इनके कोर्सेज खरीदिए, नहीं खरीदना है तो यूट्यूब से पढ़ लो। और वोकैब मेरे हिसाब से 20 वर्ड्स रोज़ याद करो, और ये हैबिट मत रखना कि कोई नया वर्ड मिल रहा है तो उसको तुम स्किप कर दो। कोई भी एक डायरी बना लो, कोई नया वर्ड मिल रहा है उसको नोट कर लो, और रोज़ सुबह 5 मिनट के लिए एक बार देख लो। सारा काम तभी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे लग रहा था भाई ये वर्ड तो मैंने देखा है, ये मेरे को क्यों नहीं आ रहा है। फिर मैंने उसके गूगल मीनिंग सर्च की, फिर बहुत कुछ रियलाइज़ हो गया CUT प्रिपरेशन में, एंड आई एम नाउ अ बेटर पर्सन आफ्टर गिविंग दिस एग्जाम एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग सो हार्ड। एंड दैट इज द रियलिटी ऑल्सो कि बीइंग कॉम्पिटेंट इज रियली वेरी नेसेसरी। अगर आप थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी में इन्वॉल्व होते हो या आप कॉम्पिटेंट होते हो, कॉम्पिटिशन वर्ल्ड में जाते हो, तो आप बहुत कुछ सीखते हो और अभी भी आगे भी आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। बट सिद्धांत, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप बोल रहे हो कि यू हैव गॉन थ्रू NCERTs, है ना, फिर इंग्लिश के लिए आपने मेरी जो वीडियोस थी वो देखी, तो ऑल टोटल अड्डा 24 आप अड्डा 24/7 के पेड स्टूडेंट हो या फिर आप पेड हो? ओके ओके। तो आपको कैसे अड्डा 24/7 ने हेल्प किया और आपको अड्डा के बारे में कहाँ से पता चला? हाँ, सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उस समय मैं 4th क्लास में था। 4th? हाँ, 4th क्लास। 4th क्लास से आपको अड्डा के बारे में पता हाँ, चल मुझे गया था? नाम पता था। अच्छा। क्योंकि मेरे पापा अर्लियर ही वाज इन इंडियन नेवी, बट देन ही गॉट रिटायर्ड। फिर उन्होंने बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैं देखता था कि वो अड्डा के बुक से पढ़ रहे हैं, उस पर लिखा रहता था अड्डा 247 बैंकर्स अड्डा, और पापा ने बताया भी था एक बार। तो उनका क्लियर हो गया, ही इज़ इन बैंक में, वो अभी कैनेरा बैंक में है।
और जब मेरी प्रिपरेशन की बारी आई तो पापा ने ही मेरे को बिना बताए अड्डा का कोर्स खरीद दिया, बोला कि तू उससे पढ़, ये बेस्ट है, तेरा हो जाएगा। आई वाज लाइक ठीक है। तो आई थिंक सिद्धांत यू शुड हैव ब्रॉट योर फादर आल्सो हियर, ही इज आल्सो एन इंस्पिरेशन, आप समझ सकते हो, मतलब आपके पापा भी आपके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मैं लाइक टीचर्स तो सबको पढ़ाते हैं, बट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि मेरे पापा, मैं अपना पूरा क्रेडिट सिलेक्शन का उनको दे दूंगा। मुझे कोई बोलेगा तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैंने इतनी पढ़ाई की, मैंने बहुत पढ़ाई की, लेकिन अगर मेरे पापा मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं नहीं होता यहाँ पे। फैक्ट है ये। तो या दिस इज ट्रू एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल दी पेरेंट्स कि अगर आप अपने बच्चों के साथ सपोर्टिव हैं तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, और आप उनकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशन बन सकते हो, और हो सकता है कि वो बाकी लोगों को आपका मोटिवेशन देख करके दूसरों को इंस्पायर करें। सो इट्स रियली वेरी नेसेसरी। सिद्धांत, पापा वॉज एक्चुअली एन इंस्पिरेशन फॉर यू, बट मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहती हूँ, जैसे आप अभी एसआरसीसी में पहुँच गए हो, है ना, और ऑफ कोर्स आप अपने पापा को क्रेडिट दे रहे हो, दैट इज़ रियली वेरी नाइस। और आपके पापा ये वीडियो देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। आई वांट कि पापा आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, और आप पापा को ज़रूर से ज़रूर लेकर के भी आना यहाँ पर। बट मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ, अभी आप कॉलेज में हो, है ना, और कॉलेज में जाने के बाद ओरिएंटेशन हो गया होगा आपका 16 अगस्त को, बहुत सारे कॉलेजेस का नहीं हुआ था 16 को, मतलब 21 22 को भी कई सारी जगह पे हुआ। तो मैं अभी आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, कॉलेज जाने के बाद कॉलेज के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, राइट? तो एसआरसीसी इज लाइक अ ड्रीम, भाई एसआरसीसी जा रहे हैं, एसआरसीसी जा रहे हैं, ऐसा वाला होता है। तो मतलब ऐसा कुछ आपने फेस किया कि नहीं यार, इतना भी मतलब इतनी भी अच्छी नहीं है यार, ऐसा वाला कोई फीलिंग आया आपको? लाइक सबका ड्रीम होता है एसआरसीसी, मेरा भी था, मैं बहुत खुश था। बट अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा हाइप है, अच्छा, बहुत ज़्यादा हाइप है, डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट, जो है यही है। अगर इससे नीचे जाओगे तो वो तो बहुत ही ख़राब है। लाइक नॉट हिंदू हंसराज, ये सब बहुत अच्छे कॉलेज हैं, रामजस किरोड़ीमल बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिले तो एडमिशन मत लो, बट एसआरसीसी में जो है वो कहीं नहीं है। हमारे अभी तो फ़िलहाल रोज़ मेरे कॉलेज में कॉन्सर्ट हो रहे हैं, टेडेक्स के स्पीकर्स आ रहे हैं, ओझा सर आ रहे हैं, एनवी सर आ रहे हैं, सुधीर चौधरी, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग में ही 3-4 दिन में बहुत लाइक लाइफ चेंज हो गई मेरी। और यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत है, तो अगर कोई सोचे कि एसआरसीसी में आके बस मज़े हैं, तो बिल्कुल मज़ा नहीं है भाई। मतलब मज़ा है, लेकिन पढ़ाई में मज़ा मतलब मजे के साथ साथ सजा भी है। ओके, मतलब अगर आप एक बुकवर्म हो, आप किताबी कीड़े हो, और उसके साथ साथ आपको एक्सपोजर पसंद है, तो आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी अच्छा एक एक्सपोजर हो सकता है, राइट? और एसआरसीसी का भी अभी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे ओरिएंटेशन हुआ आपका, तो ओरिएंटेशन कैसा था? थोड़ा सा ओरिएंटेशन के बारे में भी आप एक्सप्लेन करिए। सो ओरिएंटेशन में हमको बुलाया गया, वहाँ पे सारे टीचर्स आए, प्रिंसिपल एंड ऑल। उन्होंने कॉलेज की हिस्ट्री बताई, इसके एलुमिनाइज के बारे में बताया, और सारे टीचर्स ने कुछ ना कुछ मोटिवेट किया, और फिर बस हमको कुछ रिफ्रेशमेंट्स मिले और फिर हम बाहर आ गए। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ओरिएंटेशन वाले डे मिल जाती है। अच्छा, हॉस्टल्स को लेकर के काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, कई सारे बच्चे होते हैं जिनको हॉस्टल्स नहीं मिलता है। आई थिंक ये एक आई थिंक दिस इज़ द स्टेटमेंट जो कि सबके पास पहुंच गया होगा अभी तक, कि 100 किलोमीटर्स के रेंज में स्टूडेंट्स को हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाता। आपको हॉस्टल मिल गया? सो बेसिकली देखो, एक तो मैं जनरल हूँ, और जनरल जो बच्चे हैं उनकी हालत तो बहुत ख़राब है। और अगर 800 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है एसआरसीसी में, तो उसमें से जनरल वाले जो हैं वो तुमको 20 मिलेंगे हॉस्टल में। क्योंकि रिजर्व हॉस्टल रहते में, हैं हाँ। सीएसटी वगैरह के लिए। उस देखो लोग, मेरे हॉस्टल में सारे बच्चे 790 प्लस और 800 वाले ही हैं, तो कंपटीशन बहुत है। और तुम अपने अगल बगल देखते हो कि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो तुम अगर खुद टाइम पास करो, इधर उधर खेलो कूदो, तुमको बुरा लगता है ऑफ कोर्स कि हम सब एक कॉलेज में हैं, ये और आगे निकल जाएंगे। तो तुम अपने आप पढ़ोगे, एक बार इस कॉलेज में आ जाओ, यहाँ पे आने के लिए मेहनत करो, फिर यहाँ पे आके मेहनत करो, तो या। अच्छा, सो व्हाट यू फाइंड, मतलब अभी आपके काफ़ी सारे दोस्त ऐसे भी बने होंगे जो हॉस्टल के बाहर भी रह रहे हैं, सो व्हाट यू फाइंड बेस्ट, मतलब हॉस्टल ज़्यादा अच्छा है कि नहीं पीजी वाले ज़्यादा मौज मस्ती कर लेते हैं और पढ़ भी अच्छे से लेते हैं? आपको क्या लगता है? मेरे 2-3 दोस्त हैं, वो पीजी में रह रहे हैं, उनको उनके कॉलेज में हॉस्टल्स नहीं हैं, लेकिन दोनों अच्छा है। लेकिन हॉस्टल के पर्क्स बहुत हैं, तुम्हें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एंट्री मिलती है, कभी भी जाके खेल लो, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, इक्विपमेंट्स मिलते हैं कभी भी, और तुमको बाहर टहलने के लिए मिलता है, पूरा कॉलेज घूमो, तुम रात में दोस्तों के साथ बाहर बैठो, बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो बोरिंग तो नहीं लगता है। 1-2 दिन मम्मी पापा की याद आती है, उसके बाद तो फिर दोस्त, हाँ दोस्त तो तुरंत बनते हैं, क्योंकि सबको चाहिए रहता है कोई।
सब लोग अपने घर से आए रहते हैं, सबको कोई ना कोई चीज़ है, तो हॉस्टल बहुत फन है। और जैसा मूवीज़ में दिखाया जाता है वैसा ही है, मतलब सब कुछ होता है और बहुत मज़ा आता है। पीजीज़ के अपने अपने फ़ायदे हैं। अगर पीजी में कोई बच्चा रह रहा है तो उसको ज़्यादा समय मिलेगा पढ़ने का, लेकिन वो थोड़ा बोर भी होगा। अब पीजी में एसीज़ रहते हैं तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं करता है, तो उनको एसी चाहिए रहता है। बट एसी सैक्रिफाइस कर लो, बहुत कुछ मिलेगा हॉस्टल में। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मतलब ये बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आप एसी त्याग दो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट? तो सिद्धांत, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी ऑफ कोर्स अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी तो आप और एक्सप्लोर करोगे, बहुत कुछ देखोगे, बट व्हाट यू फाइंड, मतलब स्कूल आर बेटर और यू से कि कॉलेजेस आर बेटर? तो दोनों अच्छे हैं। जब स्कूल में थे, स्कूल में मज़ा आ रहा था बहुत, और जब कॉलेज में है तो अभी तो बहुत मज़ा नहीं आ रहा है, बट आएगा, इतना पता है। आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मल्टीपल लोगों से मिल रहे होते हो, क्योंकि वो अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, अलग अलग जगहों से आए होते हैं, तो आपका कनेक्शन बनता है, आपको नई नई चीज़ें लर्न करने के लिए मिलती हैं, तो वो आपके इंटरेस्ट को शायद दोगुना कर देता है। तो दैट इज़ रियली वेरी नाइस। आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे, लेकिन हाँ, आई वुड लाइक टू डू समथिंग वेरी एंटरटेनिंग, एंड आई वांट कि जितने भी बच्चे आपको देख रहे हो तो वो आपके बारे में थोड़ा सा और जाने, बिकॉज सिद्धांत इज़ क्वाइट वेल नोन, अभी अगर आप जान गए होगे तो। अच्छा, आई व्हाट आई फाउंड इन सिद्धांत की, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ही इज जस्ट चेजिंग वन थिंग, जो भी चीज़ में मज़ा आ रहा है उस चीज़ के पीछे चल पड़ो। व्हाई सो? क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर किसी काम में मज़ा नहीं आ रहा है ना, तो तुम नहीं कर सकते। ऐसा हो गया था ना कि जब सीयूटी का मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, आई वाज़ सो डिप्रेस्ड दैट नाइट कि भाई अब मैं कल से क्या करूँ? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। करने के लिए 50 दिन इतनी पढ़ाई की थी कि आदत हो गई थी, और अब वो आदत छूट गई है, अब फिर से लगानी पड़ी। अब फिर से लगानी पड़ेगी, कोई नहीं। हम अभी तो आप आई थिंक सीए भी कर रहे हो, हाँ, तो फाउंडेशन सीए चल रहा है आपका, हाँ, तो आपका वो ड्रीम है सीए करना? सीए इज़ नॉट अ ड्रीम, मतलब एसआरसीसी भी ड्रीम नहीं था, बट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम यहाँ पे आते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और तब तुम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। अगर जैसे कि एसआरसीसी, सीए, यूपीएससी, ये सब जो एग्ज़ाम्स हैं, अगर तुम इसको क्लियर करते हो तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, इतना कॉन्फिडेंस मिलता है कि तुम कुछ भी कर लोगे। ये तुमको एक बेटर पर्सन बनाता है। ये बहुत बड़ी बात बोली है। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि अगर आप एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे बढ़ते हो तो मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप किसी भी छोटी जगह से हो या फिर आप कोई बड़ी जगह से ही क्यों ना हो। कोई भी बच्चा अगर एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एंटर कर गया है तो फिर उसकी जो सोचने की एबिलिटी होती है वो एकदम इक्वलाइज हो जाती है। और दिस इज़ ट्रू कि जब आप कुछ पढ़ते हो तब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ लर्न करते हो, और वही चीज़ है जो आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस देती है, और वो कॉन्फिडेंस आप आगे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। सिद्धांत, वन लास्ट थिंग, बिकॉज दिस इज द एंड ऑफ द इंटरव्यू, एनी मैसेज फॉर योर जूनियर्स और फॉर द अपकमिंग जनरेशन? लुक, जिसको भी एसआरसीसी में आना है, तुम्हारे पास मेनली बोर्ड्स के बाद 2 महीने होंगे। या तो तुम 2 महीने बहुत पढ़ लो और 4 साल मज़े कर लो बेस्ट कॉलेज में, या 2 महीने मत पढ़ो, 4 साल फिर करो जो करना है। So with this, guys, we are to end this session, and would like to meet Siddhant again and would like to meet you all. तब तक के लिए bye bye, take care and God bless you all.